जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नामांतरण क्या है, नामांतरण की प्रोसेस क्या है। वैसे इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इससे जानकार हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति हमें मिला जिसको नामांतरण के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नामांतरण के बारे में नहीं मालूम है और जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसके लिए, है ना। कई लोग तो इतना परेशान होते हैं कि 2-2, 3-3 साल तक एक सिंपल से नामांतरण के लिए चक्कर काटते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नामांतरण क्या है और इसको कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि बेसिक से बेसिक जानकारी आपको प्रदान करें। फिर भी यदि कुछ चीज़ें छूट जाएं तो आप हम कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है। या फिर हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे जाके ये टेलीग्राम का ऑप्शन है, इस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके हमें जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमें सुधार की ज़रूरत है या जो हम छूट रही हैं कुछ चीज़ें, तो वो हमें बताएं, तो हम उसको अपने वीडियोज़ में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नामांतरण या दाखिल खारिज या एक भूमि को पे भूमि स्वामी के नाम को हटाकर या सुधार कर दूसरे भूमि स्वामी का नाम जोड़ना, ठीक है। नामांतरण, इसमें नाम में ही अंतरण है, नाम का अंतरण, नाम का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो यह नाम में सुधार हो रहा है, इसलिए इसको दाखिल खारिज भी कहा जाता है। पहले के लोग इसको दाखिल खारिज ही कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी जो नई नई प्रोसेस आ गई हैं तो इसके कारण इसको नामांतरण कहते हैं, अदरवाइज़ इसको दाखिल खारिज ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 संशोधित नियम 2020 की धारा 109 और 110 के तहत भूमि स्वामी का नाम पृथक करके सुधार करके नए भूमि स्वामी का नाम जोड़ा जाता है, ठीक है। उसी को हम नामांतरण कहते हैं। यानी कि यदि आप नामांतरण का आवेदन करेंगे, कहाँ कर सकते हैं आप? तो आवेदन सबसे पहले आप ये समझ लें, तो हम आपको बता दें आवेदन किस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का आप देख सकते हैं नामांतरण का आवेदन होता है हमारा। इस नामांतरण के आवेदन में, इस प्रकार के नामांतरण के आवेदन में तहसीलदार महोदय को हम प्रति में लिखकर नामांतरण का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस के तहत अपनी कृषि भूमि का कृषक का सह खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि में अपने हिस्से का नामांतरण अथवा दाखिल खारिज कर सकता है, ठीक है। किसके तहत? धारा 109, 110 के तहत। अथवा नामांतरण अथवा नाम का अंतरण करना, कृषि भूमि से एक व्यक्ति का नाम पृथक कर विधि अनुसार निम्न प्रकार में से किसी के तहत अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज किया जा सकेगा। यानी 109, 110 क्या किसी भी कृषि भूमि स्वामी को अधिकार देती है कि वे अपने हिस्से की भूमि का नामांतरण कर सकता है, अथवा, ठीक है, अथवा किसी भी निम्न प्रकार में से किसी भी के भी तहत, जो नीचे हम बताएंगे कितने प्रकार के नामांतरण, उसके तहत किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज कर सकता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज के नाम से भी जाना जाता है। अब नामांतरण के प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 12 प्रकार के नामांतरण आपके सामने उपलब्ध है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि 12 प्रकार से दाखिल खारिज किया जाता है। पहला होता है फौती नामांतरण, जो कि सभी के नाम पे होता है। यदि कोई व्यक्ति फौत हो जाए, कोई व्यक्ति मृत हो जाए, तो उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो भूमि है, वो उसके वारसों पर सीधे सीधे चली जाती है। इसी को हम फौती नामांतरण कहते हैं, ठीक है। जो किसी की मृत्यु के उपरांत किसी उसके वारसों पे, वैध वारसों पे जाती है, ठीक है। इस पे कोई भी वो नहीं लगता है, ये सीधा सीधा चली जाएगी, जितने लोग होंगे सब पे बराबर का हिस्से पे चली जाएगी। दूसरी होती है फौती नामांतरण के कुछ वारिसों के हक त्याग के साथ साथ। अब क्या होता है, मान लीजिए 5 लोग हैं, जिनमें से 3 लोग बाहर रहते हैं, ठीक है। अब वो बाहर रहते हैं तो वो ज़मीन पे उनका नाम यदि चढ़ जाएगा मान लीजिए, तो कल को ज़मीन में कोई कार्यवाही करवानी हो तो सबकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशन में जो लोग बाहर रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो पिताजी या माताजी जो भी फौत हुए हैं उनकी जगह पे सिर्फ उन लोगों का नाम चढ़े जो वहीं रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको अपने हिस्से के हक त्याग के साथ साथ वो ये नामांतरण कर सकते हैं। हालांकि हक त्याग तब होगा जब उसका हक डिसाइड हो जाएगा ज़मीन पर, ठीक है। तो भूमि पर इस प्रकार के नामांतरण भी देखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है फौती नामांतरण वसीयत के आधार पर। वर्तमान में लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वसीयत के आधार पर नामांतरण का जो पावर है वो राजस्व न्यायालय से लेकर सिविल न्यायालय को दे दिया है कि पहले सिविल न्यायालय उस वसीयत को, ठीक है, वादग्रस्त से निर्विवाद साबित करेंगी। न्यायालय में वो साबित होगा पहले कि वो निर्विवाद है, उस वसीयत पे कोई वो नहीं है। जब उसको किसी भी मतलब न्यायालय से, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहाँ से जब उसको जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा कि हाँ अब इसका नामांतरण किया जा सकता है, तभी वह राजस्व न्यायालय से नामांतरण किया जा सकेगा। डायरेक्ट नामांतरण वसीयतों का राजस्व न्यायालय से नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है पिछले साल का। फिर पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड
जो रजिस्टर्ड बिक्री होती है, जिसमें मतलब खरीद बेच रहा है, विक्रय पत्र मतलब खरीद बेच रहा है, जो रजिस्ट्री हो रही है, ठीक है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रजिस्टर्ड दान पत्र, यदि कोई दान कर रहा है, जैसे बड़े लोग होते हैं दान कर देते हैं मंदिरों के नाम पे या किसी संस्था के नाम पे, ठीक है। फिर रजिस्टर्ड भूमि विनिमय, भूमि विनिमय यानी ट्रांसफर, जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए उनकी ज़मीन पर छोटे भाई का नाम आ गया है और छोटे भाई की ज़मीन पर उनका नाम आ गया, तो इसके लिए कई चक्कर काटते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो एक रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र रजिस्ट्री होती है, उसके तहत भी आप नामांतरण कर सकते हैं और उसको राजस्व न्यायालय पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर, मान लीजिए कोई विवाद चल रहा था किसी ज़मीन पर, उसको व्यवहार न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी है, तो उसके आधार पर। फिर नाबालिग से बालिग होने पर, यदि कोई व्यक्ति नाबालिग था, नाबालिग नाम लिखा हुआ उसका भी और बली में कोई और का नाम है, तो उस आधार पर पूरा स्वत्व उसी को देते हुए नामांतरण होता है। बटाई बंधक दर्ज करने हेतु और मुक्त करने हेतु, ठीक है। और किसी अन्य प्रकार से यदि हक अर्जन किया गया है तो उस आधार पर। तो इतने 12 प्रकार के नामांतरण होते हैं। इन 12 में से यदि किसी भी प्रकार से आपका नामांतरण है, भूमि आपने प्राप्त की है या आपको अर्जित हुई है, तो आप उसका नामांतरण के लिए आवेदन राजस्व न्यायालय में लगा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है कि यदि आप इसके लिए हम आगे बताते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए आवेदन के प्रकार, 5 प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। एक स्वयं के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन आप जो कर सकते हैं, जो मैंने आपसे बताया था कि आप तहसीलदार महोदय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष जाकर डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज संलग्न करके। स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। स्वयं के माध्यम से RCMS पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन। 5 तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से 4 जो आवेदन हैं ये सिंपल हैं, आसानी से कर सकते हैं। लोक सेवा में आवेदन करने पर आपको एक टाइम लिमिट मिल जाएगी कि इस दिनांक तक आपके जो आवेदन है उसका निराकरण होगा ही होगा। और यदि कोई नई रजिस्ट्री आप करवाते हैं, जैसे तो अभी रिसेंटली हमारे पास एक ऑर्डर आया है, सरकार द्वारा पारित किया गया है, जिसके तहत यदि आप लोक सेवा केंद्र से कोई भी आवेदन कराएंगे तो उसको आपके अनुपस्थित होने पर या दस्तावेज के अभाव पर खारिज नहीं किया जा सकता है। साथ ही यदि आपकी रजिस्ट्री हो गई है तो भविष्य में हो सकता है कुछ दिनों बाद डायरेक्ट नामांतरण हो जाएगा, उसके लिए आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कार्यवाही, जब आप कोई भी आवेदन करते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या कार्यवाही होती है। सबसे पहले पटवारी द्वारा मौके पर आवेदन की जांच एवं सहखातेदारों एवं अन्य की सहमति देखी जाती है, चेक की जाती है। मान लीजिए आपने कोई ज़मीन ली और उसका नामांतरण के लिए आवेदन दे दिया, तो 80% केस तो सीधे सीधे होते हैं, उनमें ज़्यादा जाँच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पटवारी को फिर भी ज्ञात होता है। लेकिन 20% केस ऐसे होते हैं जिसमें पटवारी को मौके पर जाना पड़ता है। वो ये देखता है कि ये जो नामांतरण है ये सही है या नहीं है, ये रजिस्ट्री में कुछ तथ्य छुपाए तो नहीं गए हैं। जैसे हाल ही में हमने एक रजिस्ट्री देखी है जिन्होंने उनके फील्ड पर लगे हुए पेड़ों की जानकारी को छुपा दिया है, जिसके कारण जो रजिस्ट्री है वो न्यायालय से खारिज, मतलब न्यायालय से वापस भेज दी गई है रजिस्ट्रार कार्यालय। अब उस पर संशोधन होगा और उस पर शुल्क के साथ साथ दंड भी लगेगा, तब उसकी रजिस्ट्री वापस न्यायालय में आएगी। इसलिए रजिस्ट्री पर कोई भी जानकारी को छुपाएं ना, ठीक है। इस बात का ध्यान किसान को रखना चाहिए क्योंकि उसकी जांच जरूर होगी। उसके बाद आता है मौके पर वर्तमान एवं पुराने अभिलेख का मिलान कर प्रतिवेदन तैयार करना। कोई भी यदि हमारे पास आया है, ठीक है, कोई अभिलेख हमारे पास आया है, उस पर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी हमारे पास आवेदन आया है तो उसको हम प्रॉपर चेक करेंगे कि ये मिसल में क्या लिखा हुआ था, इसका पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है और वर्तमान रिकॉर्ड क्या कहता है। जब उनका पूरा मिलान कर लेंगे तब हम प्रॉपर प्रतिवेदन तैयार करेंगे। और कई बार यदि हमको न्यायालय में ज़रूरत हो तो हम कोशिश करें कि हम पंचनामा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि पंचनामा संलग्न होने से हमें इस बात की भी पुष्टि हो जाए कि हमने मौके पर सबसे जांच की और सबने सही बताया है। क्योंकि पंचनामा की जब हम पंचनामा तैयार करते हैं तो हमारी जो डेटा है, जो हम प्रतिवेदन, जो हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसी भी जमीन के संबंध में, वो और ऑथेंटिक हो जाती है। इसके बाद दावा आपत्ति पश्चात विधिक निर्णय पारित या खारिज करना, ये न्यायालय का काम है, ठीक है। न्यायालय द्वारा सभी आवेदकों और अनावेदकों को समक्ष में सुना जाता है। जो भी रजिस्ट्री, जो हमने आपको बताया कि यदि कोई रीसेंट रजिस्ट्री, कोई नई रजिस्ट्री का आवेदन करता है तो उसमें ये जो चौथा पॉइंट है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पर फिर भी अपनी सुविधा के लिए, अपनी आप सेफ्टी के लिए आप एक बार उपस्थित हो जाएंगे न्यायालय के समक्ष में तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर यदि आप नहीं भी समक्ष में उपस्थित होते हैं तो न्यायालय जो नई रजिस्ट्रियां हैं उनको खारिज इस बेसिस पे नहीं कर सकता कि आप उपस्थित नहीं हुए, ठीक है। तो अदरवाइज बाकी किसी भी प्रकार की नामांतरण में आवेदक को और अनावेदक को समक्ष में न्यायालय के उपस्थित होना आवश्यक है। और उनके बाद उस पर वो दावा आपत्ति प्रस्तुत करेंगे तो उसकी जाँच होगी। उसके बाद यदि विधि संगत पाया गया रिपोर्ट में और सब चीज़ों में तो उसको न्यायालय आपके आवेदन को पारित कर सकता है या खारिज कर सकता है। सकारात्मक निर्णय होने पर पटवारी द्वारा अभिलेख दुरुस्त करके किसान को अभिलेख की एक निःशुल्क प्रति प्रदान की जाती है, ठीक है। और यदि निर्णय से असंतुष्ट है, मान लीजिए आप किसी प्रकार से आप निर्णय से असंतुष्ट हैं तहसीलदार महोदय के, तो आप उपखंड अधिकारी, जो आपके SDM अधिकारी, उनके पास अपील जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं।
ठीक है, आराम से आप अपील कर सकते हैं यदि आप सही हैं और आपको लगता है कि आपका नामांतरण जो है सही है। यदि किसी प्रकार से आपकी रजिस्ट्री कोई पुरानी रजिस्ट्री है और न्यायालय में किसी कारण से न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया है, तो आप उसको उसके जो अपर न्यायालय उसके बाद वाला जो न्यायालय है ना, उपखंड अधिकारी का न्यायालय, आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। वहाँ से यदि आपको किसी कारण से न्याय नहीं मिलता है समय पर, तो आप उसके ऊपर न्यायालय पर पेश कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम न्यायालय कोई नहीं होता है, आप सुप्रीम कोर्ट तक आपके पास प्रॉपर न्यायालय बने हुए, चैनल्स बने हुए हैं, पर कोशिश आप ये करें कि आप सभी दस्तावेज, ज़रूरी दस्तावेज साथ में संलग्न करते जाएं, तो आपका आवेदन कभी भी खारिज नहीं होगा, और बराबर सारी पेशी अटेंड करें। ठीक है, अब आवश्यक दस्तावेज, यदि फौती नामांतरण है जिसमें सभी वारिसों के हक के आधार पर दस्तावेज क्या होंगे। ठीक है, यदि सभी वारिसों के, यानी सिंपल फौती है, एक व्यक्ति मर गया है, उसके बच्चों का नाम आना है, उसकी पत्नी का नाम आना है, तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। एक तो आवेदन लगेगा जिसका फॉर्मेट हम आपको बता चुके हैं, इस तरीके का एक फॉर्मेट होगा। ये देखिए, ये एक आवेदन का फॉर्मेट है। ठीक है, इन नामांतरण का आवेदन का फॉर्मेट है। ये किस आवेदन का फॉर्मेट है, ये रजिस्ट्री का आवेदन क्रय किए गए। ठीक है, इसके साथ हम आपको दिखाते हैं एक और आवेदन कैसा होता है। ये देखिए, ये हमारा दूसरा आता है पुनरावलोकन। यदि हम अपील करते हैं, अपील का आवेदन ये है। ठीक है, ये देखिए फौती नामांतरण, यदि कोई फौत हो गया है, फौत खातेदार है, उसका नामांतरण इस तरीके से, नामांतरण का आवेदन इस तरीके से होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आवेदन हम दे सकते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ फॉर्मेट है, इसको आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, नगर निगम से पारित मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसके बाद यदि आप ग्राम में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, यानी कि सरपंच महोदय, उनके द्वारा निर्मित मृत व्यक्ति का सिजरा लगेगा। और यदि मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो पार्षद द्वारा निर्मित पारिवारिक सिजरा लगेगा। ठीक है, उम्रवार सिजरा लगेगा आपका। उसके बाद वैध वारसों का आधार कार्ड लगेगा, और फिर खसरा नक्शे की नकल और ऋण पुस्तिका की प्रतिलिपि आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे दस्तावेज आवश्यक दस्तावेज हैं फौती के लिए। अब यदि वारिसों का हक त्याग है तो ये सारे दस्तावेज तो लगेंगे ही, साथ में जिनका हक त्याग है और सहमति शपथ पत्र है। ठीक है, जैसे कोई हक त्याग कर रहा है तो उनका हक त्याग या फिर सहमति शपथ पत्र इसमें आवश्यक रूप से लगेगा। और यदि वसीयत के आधार पर है तो ये जो पहले में फौती में लग रहे हैं ये सब तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में इसमें वसीयतनामा और वसीयत ग्रहीता का आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, अब यदि विक्रय पत्र के आधार पे हम कर रहे हैं तो विक्रय पत्र के आधार पे हमको कुछ नहीं लगेगा, केवल आवेदन, रजिस्ट्री के साथ हमारा एक शपथ पत्र होता है वो, और विक्रेता एवं समस्त क्रेता का आधार कार्ड। ठीक है, इसके साथ खसरा नक्शा और पूर्ण ऋण पुस्तिका की प्रतिलिपि। तो ये दस्तावेज हमारे लगेंगे रजिस्ट्री पे। अब रजिस्ट्री की जगह दान पत्र है तो यहाँ पर जो रजिस्ट्री लग रही थी उस रजिस्ट्री की जगह पे केवल क्या लग जाएगा, हमारा रजिस्टर्ड दान पत्र लग जाएगा, और दानकर्ता का और दान ग्रहीता का आधार कार्ड लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि ट्रांसफ़र रजिस्ट्री है तो ये जो रजिस्ट्री थी जो पहले केस में हमने देखी, इस पर ट्रांसफ़र रजिस्ट्री लग जाएगी रजिस्ट्री की जगह पे। ठीक है, और जिसने ट्रांसफ़र किया है दोनों का शपथ पत्र लग जाएगा और शपथ आधार कार्ड लग जाएगा। यदि व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर दस्तावेज हम देख रहे हैं तो उस पर एक आवेदन लगेगा, नामांतरण हेतु सहमति शपथ पत्र लगेगी, और व्यवहार न्यायालय का आदेश या डिक्री जिसके आधार पर हमको नामांतरण करना है वो लगेगा, और भूमि स्वामियों का आधार कार्ड। ठीक है, इसके बाद यदि नाबालिग से बालिग हो रहा है कोई व्यक्ति और उसको नामांतरण वो करा रहा है तो उसको केवल आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र और 10वीं की मार्कशीट या फिर पैन कार्ड होना आवश्यक है, क्योंकि उसको ही बहुत जन्मतिथि का एक प्रमाण माना गया है। ठीक है, और यदि कोई बहुत पुराना व्यक्ति है जो नाबालिग से बालिग हो गया है लेकिन उसने अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं करवाया है तो उस कंडीशन में स्कूल का दाखिल खारिज भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में यदि आपके पास और कोई आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक की छाया प्रति है तो वो भी आप संलग्न कर सकते हैं। फिर बटाई बंधक दर्ज करने हेतु, तो बटाई बंधक दर्ज करने हेतु वैसे नामांतरण जो है अब आपको डायरेक्ट ऑनलाइन होते हैं, इसमें आपको न्यायालय का आवेदन नहीं करना पड़ता है। कि कोई भी यदि भूमि है वो बटाई में जा रही है, बंधक में जा रही है, तो आजकल नई सुविधा है पोर्टल पे, जिसका वीडियो हम अलग से हमारे संलग्न आप देख सकते हैं। केवल आप डायरेक्ट आवेदन करिए, बैंक से आवेदन होगा, बैंक डायरेक्ट पुश कर देगा पटवारी की आईडी पर, पटवारी उसको जैसे ही अप्रूव करेगा तो तहसीलदार आईडी पे चला जाएगा, तहसीलदार महोदय के द्वारा अप्रूव करने पर वो बंधक दर्ज हो जाएगा या बंधक मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इस पर आपको अलग से नहीं, और यदि न्यायालय में भी देना पड़े तो एक नॉर्मल आवेदन, शपथ पत्र के साथ आवेदित भूमि का बैंक द्वारा बंधक मुक्त या दर्ज करने का प्रमाण पत्र लगेगा, और खसरा नक्शा और ऋण पुस्तिका। ठीक है, और अन्य प्रकार से है तो अन्य प्रकार से आपने किस तरीके से अर्जित किया उसका मूल दस्तावेज और उसकी एक प्रतिलिपि और शपथ पत्र। ठीक है, इस तरीके से आप नामांतरण के आवेदन दर्ज कर सकते हैं। और यदि इस संबंध में आपको और कोई जानकारी चाहिए हो या आपको और कुछ हमको चाहते हैं कि हम इसको लोगों को बताएं, लोगों को और जानकारी दें, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं। ठीक है, नामांतरण में घबराने की ज़रूरत नहीं है, न्यायालय
धीरे धीरे और डिजिटल होता जा रहा है और पारदर्शी होता जा रहा है, तो आपका नामांतरण आसानी से हो सकता है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें कि इन 5 तरीकों में से किसी से आवेदन करवाएं। ठीक है, और उसके बाद सभी पेशी अटेंड करें, सारे दस्तावेज संलग्न करें और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। ठीक है, कोई भी आप दस्तावेज यदि न्यायालय में जमा करते हैं तो उसकी पावती अवश्य लें, ताकि आपको इस बात का ऑथेंटिकेशन रहे कि आपने कौन से दस्तावेज जमा किए हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यायालय में बहुत सारे कागज होने के कारण कभी कभार ऊपर नीचे हो जाते हैं, मिल जाते हैं लेकिन बाद में मिलते हैं। तो पावती होने से आपको तारीख याद रहेगी, तो आप तारीख बताएंगे किस तारीख को हमने कागज जमा किए हैं, तो उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई और समस्या है तो आप हमको जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।